हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आप लोगों का आज है लेक्चर नंबर 18। ठीक है। और लेक्चर नंबर 18 में हमने क्या करना है, हमारे टॉपिक्स हैं यूनिफॉर्म ग्रेडियंट सीरीज, एनुअल इक्विवेलेंट फैक्टर और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, क्योंकि हम बुक से कह रहे हैं तो आपको आइडिया है कि क्या है, जो हमारे लास्ट टू टॉपिक्स थे जो हमने कवर करने थे इस वाले उस चैप्टर जो हम कर रहे हैं बुक से, उसके कवर करने थे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 18 आपका ये है। अच्छा, बुक ये। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि जो हमने यूनिफॉर्म ग्रेडियंट करना है उसकी मैं आपको बेसिस बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो पेज है ना, इसमें आप देख रहे हैं ये जी था जिसको मैंने पहले बताया था, लेकिन मैंने कहा था जब यूनिफॉर्म ग्रेडियंट आएगा तो मैं आपको उसको ठीक से बताऊंगी। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी यहाँ पे क्या है। ठीक है, चैप्टर के स्टार्ट में मैं आई हूँ जहाँ पे उन्होंने सारा मेन बताया था कि सब कुछ है क्या। ठीक है, जी क्या है, यूनिफॉर्म अमाउंट। यूनिफॉर्म क्या होती है, सेम। ठीक है, यूनिफॉर्म अमाउंट विच विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब ये पक्का नहीं है कि ये ऐड ही होगी या ये सब्ट्रैक्ट ही होगी, तो ऐड भी हो सकती है अमाउंट और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है अमाउंट। ठीक है, इसलिए जब भी आपका न्यूमेरिकल भी आएगा तो उसमें आपने देखना है कि डिक्रीज ऑफ दिस अमाउंट लिखा हुआ है या इंक्रीज ऑफ दिस अमाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों केसेस में जो फॉर्मूला यूज होंगे एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा। ठीक है, तो ये बात जहन में रखनी है। अच्छा, किस में से माइनस ऐड होता है सारा देख लेते हैं। यूनिफॉर्म अमाउंट विच विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड पीरियड आफ्टर पीरियड टू या फ्रॉम। ठीक है, टू तो वो मतलब है कि अगर ऐड होगा तो इट विल बी एडेड टू, या अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। किस चीज में से, द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट A1 एट द एंड ऑफ पीरियड 1। अब यहाँ पे भी हमने एक चीज याद रखनी है कि हमने इसको किस चीज में से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, A1 क्या है और A क्या है, ये सब डिफरेंट चीज है। ठीक है, A डिफरेंट है। ए क्या है, जो इक्वल अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे आफ्टर एवरी इंटरेस्ट पीरियड, वो ए है। ठीक है, अब यहाँ पे A1 क्या होगी ये मैं नीचे आपको शो करती हूँ जब इसकी कैश फ्लो बना हुआ आएगा। ठीक है, और क्या है कि पीरियड आफ्टर पीरियड वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये क्या है ये भी नीचे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ पे जी यूज भी हो रहा है। ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये। अच्छा, टॉपिक आज का हमारा क्या है, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट सीरीज एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू फाइंड द एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट। अब हमें पता है फाइंड हमें क्या करना है, एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट। एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट हमारी क्या थी, ए। ठीक है, ये हमने पीछे भी हर जगह आपने अगर प्रैक्टिस की है, लेक्चर सुने हैं तो आपको पता है ये एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट क्या है। ठीक है, ये ए है। और कैसे फाइंड करते हैं क्या करते हैं आपको सब इस चीज का पता है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है कि इस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमने फाइंड तो ए करना है, एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सीरीज with an amount A1 at the end of the first year। ठीक है, जिसमें हमने A1 देखना है, ये A1 है। अब A1 क्या था कि आप देखो मैंने आपको बताया था कि ए तो जो है वो सब में सेम अमाउंट है जो कि हमने निकाली है, हर ईयर में होगी। A1 अब हमने क्यों स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि देखो फर्स्ट पीरियड में जो भी A1 आएगा, ठीक है, ये वन फर्स्ट पीरियड के लिए हो गया। उसके बाद जो भी पीरियड आएगा 2, 3, 4, उसमें क्या होगा कि हम A1 के साथ सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज अभी हम इधर इंक्रीमेंट देख लें, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हम फर्स्ट पीरियड में A1 लिखेंगे, सेकेंड पीरियड में क्या होगा कि A1 प्लस जी। ठीक है, जी क्या है ये अब हमने पीछे देख लिया कि कोई भी इंक्रीमेंट है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, A1 में से A1 क्या है, जो फर्स्ट पीरियड की अमाउंट है। ठीक है, ये वाली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये। ठीक है, और क्या है कि एंड विद एन इक्वल इंक्रीमेंट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग n-1 years विद एन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट तो होगा, ठीक है, आई इधर आएगा। अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि इधर n-1 क्यों आया है।
क्यों आया है? क्योंकि आप देखो कि जहाँ पे हम जैसे जैसे आगे ईयर्स में जा रहे हैं, जब हम 2 पे गए तो जी के साथ 1 था, जब हम 3 पे गए तो जी के साथ क्या था, जो इंक्रीमेंट हमारा 2 था, 4 पे गए तो 3 है। यानी जिस ईयर पे हम जिस भी ईयर पे जा रहे हैं उससे एक पिछला, यानी 4 माइनस 1 जो है 3 है, वो इसके साथ आएगा। तो 3 माइनस 1 यानी कि 3 से पिछला क्या होता है, 2, वो इसके साथ आएगा। तो अब इन्होंने हमें कहा सपोज टोटल 10 ईयर्स है, एन 10 है। अब हमने क्या करना है कि जो भी इससे पिछला होगा, ठीक है, एन माइनस 1 कर देंगे। अब देखो हमें पता नहीं है 10 है, किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है 20 ईयर्स हो, किसी में 22 हो, तो आपने उससे पिछले वाली अमाउंट के क्या करना है, इधर लिखनी है, ईयर लिखना है जी के साथ। जिस तरह 4 के साथ आपने जब 4th ईयर था तो क्या लगाया था 3, उस तरह 10 है तो इधर क्या आएगा 9। अगर इधर सिर्फ एन है, आपको टोटल ईयर्स पता ही नहीं है, ठीक है, एन है, तो इधर क्या आएगा एन माइनस 1, यानी कि एक पीछे वाला। 4 के साथ 3 है, 3 के साथ 2 है, एक पीछे वाला, तो इधर जब n होगा तो इसके साथ क्या आएगा n माइनस 1, और वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, g से। तो ये अब आपने सीरीज याद रखनी है, ठीक है, ये हो गई। अच्छा, जो मैंने आपको पीछे स्टार्ट में डेफिनेशन बताई है जी की, वो ये मेन कॉन्सेप्ट था। अब हम देख लेते हैं, वैसे ही मैंने आपके लिए सेव किए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, डेफिनेशंस, ठीक है। यूनिफॉर्म ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है क्या? In a uniform gradient cash flow, the cash flow changes by the same amount है, uniform है, in each payment period, each payment period। अब देख लो हम, हमारा जो यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है वो कैसे था कि जो भी हमारा पेमेंट का ईयर था, अब देखो जिस तरह 2 था, 1 2 3 4, हमें पता है कि हमने ए जो है अपना कंप्लीट ए जो हमने फाइंड करना है, वो हम हर साल क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। उसकी डेफिनेशन थी और पीछे आप उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये जो ए हम कर रहे होते हैं उसमें साथ क्या हो रहा होता है, ये हर पीरियड के साथ क्या है, कोई ना कोई इंक्रीमेंट लगा हुआ है। जो भी हम पे कर रहे हैं, कैश फ्लो चेंजेस बाय द सेम अमाउंट इन ईच पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो वो चेंज किससे हो रहा है, ये जो हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल है कि अगर कैश फ्लो पीरियड 1 में 2000 है सपोज, अब देखो यहाँ पे हमने पहले नहीं लगाना, 1 में 2000 है, इसके साथ जी नहीं लगा, ठीक है, जो भी हमारा पहला पीरियड था, क्योंकि देखो पहले पीरियड से पीछे क्या है, 0 है, तब तो हम ए अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं ना, वो तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब पहले हमने दफा पे की तो उसमें जी नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। ये पहले में हमने $2000 पे किए, एंड इन पीरियड 2 वो क्या हो जाएगा, $2100। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रेडियंट हुआ, अमाउंट क्या लगी, $100 अब ईच पीरियड में क्या होगा, लगेगा 1 से आगे वाले में, ठीक है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हो क्या रहा है, 1 के साथ 1 पीरियड में क्यों नहीं जी लगा, या सिर्फ ए क्यों नहीं लिखा हुआ, A1 क्यों लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको एक कंप्लीट ओवरऑल चीज बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें पता हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट सीरीज क्या होती है कि कैश फ्लो सीरीज होती है पूरी, जिसमें आइदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है बाय अ कांस्टेंट अमाउंट इन ईच पीरियड, ठीक है। तो इसको ग्रेडियंट कहते हैं। दो सिमिलर ही डेफिनेशन है, अलग अलग इसकी मैंने आपको बताई है ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि यूनिफॉर्म ग्रेडियंट क्या है या पूरी क्या है, सीरीज क्या है। अच्छा जी, एक दफा मैं चेक कर लूँ रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ सही। अच्छा, अब देखो ये हमारा चीज हमें पता चल गई। अब क्या है, फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, हमने क्योंकि क्या फाइंड करना है, ए यानी कि एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट, और वो भी किस में से, A1 और जी में से, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, A इज इक्वल टू A1 प्लस जी 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस आई एन। अब ये क्या है, आई एन मीन्स आई मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है ना। यहाँ इंटरेस्ट रेट की वैल्यू लिखोगे और यहाँ एन की वैल्यू लिखोगे इसके साथ, ठीक है। उसमें से -1 डिवाइडेड बाय आई 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस आई, ठीक है। अब कहाँ 1 है कहाँ आई है, ये चीज देख लेना। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया।
और ये जो आपका पूरा चीज़ है ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट सीरीज फैक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था जो भी नाम होता है उसके साथ क्या होता है, फैक्टर लग जाता है। तो ये वो फैक्टर है a डिवाइडेड बाई g कॉमा i कॉमा n, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म ग्रेडियंट सीरीज फैक्टर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं इसके किसकी तरफ, जो फॉर्मूला सॉरी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तरफ। अ पर्सन इज प्लानिंग फॉर हिज रिटायर्ड लाइफ। ठीक है, एक बंदा अपनी रिटायर्ड लाइफ के लिए क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। ही हैज 10 मोर इयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, 10 मोर इयर्स उसके पास क्या है, सर्विस के। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो एन है वो प्लानिंग कितने अरसे की कर रहा है, जो भी उसने पैसे डिपॉजिट करना है, इंटरेस्ट, सारा कुछ। तो वो एन कितने अरसे के लिए होगा, 10 इयर्स के लिए। यहाँ आपके पास क्या आ गया, 10 इयर्स। ठीक है, he would like to deposit 20% of his salary which is rupees 4000। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि उसके सैलरी जितनी भी है हमें नहीं पता, उसका 20% वो क्या करना चाहता है। अब ये कहीं यूज नहीं हो रहा, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको इंटरेस्ट रेट ना बना लेना कि जी 7% है तो फटाफट नीचे देखो ही ना, पहले ही 20 लिख दो, ध्यान करना है। ठीक है, चीज को समझना है। अच्छा, यू वुड लाइक टू डिपॉजिट, और ये सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए नहीं है कि जी 10% है 20% है, वैसे भी लाइफ के लिए भी अगर आप देखो, अगर इस तरह की कोई कैलकुलेशन करते हो, कुछ करते हो, तो अगर किसी को कैलकुलेट करवा रहे होते हो तो ये चीज़ें नोट करनी है, ये 20% क्या है, किस चीज़ की बात हो रही है। उसने अपना सैलरी का 20% क्या है, डिपॉजिट करना है, और वो कितना है, ₹4000। अब वो क्या है, A1। ठीक है, क्योंकि पहले पीरियड में उसने क्या किया, जीरो के बाद जो 1 था उसमें उसने 400 का सोच लिया कि मैंने एक क्या करना है, डिपॉजिट करना है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। देखो लिखा हुआ भी है 4000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, उसने सोचा मैं करूंगा। तो फर्स्ट ईयर आपको पता है क्या है, A1 है। ठीक है, अब ये आपने ए और A1 को कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ना ये A1 इसमें यूज होगा और इससे हम A निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बात कर दी कि अब फर्स्ट ईयर के बाद वो कितनी देना चाहता है, A1 आपका क्या हो गया, 4000। अच्छा जी, एंड देयरफॉर ही विशेस टू डिपॉजिट द अमाउंट विद एन एनुअल इंक्रीज। इंक्रीज आया, डिक्रीज नहीं आया, इसका मतलब है फॉर्मूला में आप क्या करोगे, जो सारी चीज है ये वाली पूरा जी उसमें ऐड करोगे। अगर कहीं पे डिक्रीज होना तो फिर आप यहाँ पे माइनस लगाते हो। ठीक है, अच्छा जी, एनुअल इंक्रीज ऑफ ₹500। अब हमें पता है वो क्या कह रहा है कि एनुअल इंक्रीज, तो ये इंक्रीमेंट क्या होता है, जी होता है, तो जी हमारा क्या हो गया, 500 फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स। 9 ईयर्स क्यों आया, क्योंकि टोटल 10 ईयर्स है, जिसमें से फर्स्ट ईयर A1 के साथ कोई जी वगैरह नहीं लगता, हम देख चुके हैं पीछे, तो उसके साथ 4000 आएगा। बाकी जो 9 ईयर्स है उसमें वो इंक्रीमेंट के साथ ₹500 के साथ क्या करेगा, डिपॉजिट विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ, इंटरेस्ट रेट कितना है, 15%। जहां भी आई यूज करोगे परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 करके रेट में कन्वर्ट करके तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0.15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। अब आपने सारों के एंड के लिए फाइंड करनी है ऑफ द अबव सीरीज। अब देखो इन्होंने दो चीजें निकाली हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि फाइंड द, क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अब देखो हम कर यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सीख रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने करना क्या है, इसका काम है कि इसने ये एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट निकालनी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या कर लिया कि फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। हमें पता है एंड में जो अमाउंट आती है, स्टार्ट में जो होती है वो प्रेजेंट होती है P, और जो एंड ऑफ द 10 ईयर्स में टोटल अमाउंट आती है वो क्या होती है, F। बेसिकली उन्होंने हमें डेटा ये दिया और पूछ F लिया। अब हमने ऑब्वियसली अगर एफ भी निकालना है तो इस सारे डेटा से हम पहले क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, क्योंकि ये जो हमारा है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे ए ही निकलता है जो हमारा इक्विवेलेंट अमाउंट है। ठीक है, एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट वो निकाल के फिर न्यूमेरिकल क्या है कि फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो फिर वो कैसे निकालेंगे टोटल अमाउंट एट द एंड, यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू होगी 10 साल के बाद
वो ये एफ निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम, कैश फ्लो हमने देख लिया। फर्स्ट के लिए क्या है A1, ये हो गया। फिर सेकंड के लिए क्या है, पहली दफा प्लस जी हुआ। 3 के लिए क्या था, A1 प्लस 2G, जहाँ 3 था वहां 2G था। तो क्योंकि G 500 है तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। ऐसे क्या है, अगले फोर्थ में क्या हो जाएगा 1500, क्योंकि यहाँ क्या था 3G। तो 3 इंटू 500 क्या बनता है आपका 1500। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज होगी वैल्यू। इंटरेस्ट रेट 15% ही है। टोटल आपके पास 10 साल है, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया, हमने आपका जो जी है 500 उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे आप 9 मल्टीप्लाई बाय 500, 4500। 9 क्यों किया है, क्योंकि 10 ईयर्स है तो एक साल पीछे लेना है। जैसा 4 के साथ 3 था, उसने 10 के साथ हमने देखा था n-1 होता है, यानी 9। तो 9G क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय जी कितना है 500, तो ये क्या आता है 4500, ठीक है। अच्छा, ये तो आपकी कैश फ्लो बन गई, ठीक है। कैश फ्लो के अलावा आप कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमने निकालनी है यूनिफॉर्म ग्रेडियंट सीरीज एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट। कैसे निकलेगा, सिंपल फॉर्मूला। कैलकुलेटर्स निकालो, इसको एक दफा ट्राई कर लो, ठीक है। ए वन की जगह क्या आएगा, हमारे पास डेटा सारा गिवन है, 4000 आएगा। प्लस जी, जी की जगह क्या आएगा 500, और प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि उसने कहा है कि एनुअल इंक्रीज ऑफ, ठीक है। अच्छा जी, 1 प्लस आई की जगह क्या आएगा 0.15, क्योंकि 15% को हम कन्वर्ट करेंगे। होल रेज टू पावर एन, एन कितना है 10। अब यहाँ पे 9 साइन नहीं लगाना, एन ही है फॉर्मूला में, तो पूरा का पूरा एन लगाओ जो कि 10 है। माइनस इधर क्या लिखेंगे 0.15 आई की जगह, मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि जो एन है, ये आई एन आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ 0.15 आएगा दोबारा, 1 प्लस दोबारा 0.15 आएगा आई की जगह, होल रेज टू पावर एन, यानी कि एन 10 है। माइनस दोबारा 0.15 आएगा आई की जगह, ठीक है। ये सारा, और ये चीज आपको मैं बता चुकी हूँ, इस तरह भी लिख सकते हो। अब इन्होंने क्या है डायरेक्ट निकाल लिया कि 15% और 10 पे जो आपका A/G है वो इतना आएगा 3.3832। ये अलग से भी आप निकाल के देख लो कैलकुलेटर पे, ये यही आंसर आएगा, ठीक है। जब आप इधर वैल्यूज पुट करोगे तो एग्जैक्ट यही आएगा। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये आपके G से, ये सारी चीज का क्या आ गया 3.3832, और ये क्या है G 500 प्लस A1 क्या है 4000, ये हो गया। अब इस पूरे को कैलकुलेट करो तो आपके पास आता है ₹5691। ये क्या चीज निकली है, ए निकला है। न्यूमेरिकल में उन्होंने सिर्फ हमसे ए नहीं पूछा, एफ पूछा है कि पूरी अमाउंट टोटल बताओ जो 10 साल के बाद होगी, इसलिए हमने एफ भी निकालना है। वो कहाँ से निकालेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या निकला, स्टेटमेंट क्या आई, दिस इज इक्विवेलेंट, यानी जो एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट है, टू पेइंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ₹5691 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि ए हम आफ्टर एवरी ईयर क्या करते हैं पे कर रहे होते हैं। फ्यूचर वर्ड सम अब हम कैसे निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला से। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला मैंने पेज नंबर लिखा था आपका, आपको पिछले 5 फॉर्मूला याद है ना, तो आपको पता है कि अब कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप ए के जरिए एफ निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने पीछे वाले सारे किए होंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ मैंने पेज लिखा था 38 पे, मैं एक दफा इसको 38, हाँ ये देखो, ठीक है। ये जो आपका पहले वाला ही था सिंपल वाला, सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट, या वैसे भी आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी देखा हुआ है कि एफ कौन सा है उससे कैसे निकलेगा। सॉरी नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, इस पे एफ, इसमें क्या है एफ और पी है, ठीक है। एफ और पी है, यहाँ नहीं है। हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, अच्छा ये काउंटर चेक कर लें, हमारे पास ए है, ठीक है। तो ये क्या है पी और एफ का है, तो यहाँ से नहीं निकालना, नीचे जाएंगे। ये मैंने आपके लिए दूसरा पेज नंबर लिखा हुआ था, ये मिक्स हो गया, ठीक है। वो आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी किस चीज के लिए निकला था। ये देखो, ये है कि हम ए से कैसे एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। 39 पेज पे ये इक्वल पेमेंट वाला। तो हमने देखना है कि ए हमारे पास है और उससे कैसे एफ निकाल सकते हैं। तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
अब हम नीचे वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा जी, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने यही फॉर्मूला इन्होंने यूज किया, ये वाला। आपने यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको पीछे बता दिया, इसलिए आपने अब यहाँ देख के करना है। वो वाला लगा के देखो होता है कि नहीं होता। होगा, ये वैल्यू मैंने चेक की है, यही आएगी, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आपकी ए आया है, ए पूरा है वो ये, ठीक है। ये वैल्यू आपने लगाई, मल्टीप्लाई किया, तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ऑल हिज पेमेंट्स विल बी ₹1,15,562। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। अच्छा, अब मैं चेक कर रही थी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, सही है। अब इसी का क्या है, एक और न्यूमेरिकल है, वो जल्दी जल्दी मैं पढ़ देती हूँ। वैसे आपको कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है सारा समझ आ जाए। यहाँ जो फॉर्मूला था वो भी मैंने आपको पीछे से बता दिया सारा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। अब क्या है, a person is planning for his retired life. He has 10 more years of service. He would like to deposit rupees 8500 at the end of first year. ये क्या निकल आया आपके पास, A1, ठीक है, A1। अब ये याद रखना है डेटा कलेक्ट करते हुए। एंड देयर आफ्टर ही विशेस टू डिपॉजिट। अब इसके बाद क्या है, जब वो पहले साल इतनी अमाउंट कर लेगा 8500 A1, he wishes to deposit the amount with an annual decrease। वर्ड क्या आ गया, डिक्रीज। उसके बाद वो क्या चाहता है कि पहले साल तो मैं 8500 दे दूं, लेकिन उसके बाद से मैं क्या करूं, डिक्रीज के साथ एक क्या है करूं वैल्यू पे, जितनी है ₹500। तो इस बार जी आपका क्या होगा, फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स। क्योंकि 10 साल में से ऑब्वियसली पहला एक साल तो A1 निकल गया, बाकी 9 ईयर्स के लिए विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। इंटरेस्ट रेट क्या है, 15%। जहाँ रेट यूज करोगे वहां क्या है, 0.15 यूज करोगे। फाइंड द टोटल अमाउंट। अब दोबारा देखो उन्होंने कहा है टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, विच मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द एफ एज वेल, ठीक है। नॉट ओनली ए, बल्कि आप ए भी निकालोगे पहले, क्योंकि अब आपको उन्होंने एफ का कहा है, एफ कहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। इधर क्या ऐसा जो है डेटा गिवन है, ये गिवन है A1 और जी, लेकिन इससे डायरेक्ट एफ तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें A1 नहीं यूज होता। तो A1 और जी कहाँ यूज होता है, ए के लिए। तो पहले ए निकाल लोगे, और फिर उस ए से इजीली, जो मैंने अभी आपको पिछले पेज पे जाके फॉर्मूला दिखाया, उससे क्या है आप एफ निकाल लोगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये बिल्कुल इसी तरह वही फॉर्मूला है। आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। और क्या आएगा आपका, ये वाली अमाउंट आ जाएगी। अब उसने क्या कहा है कि ये इक्विवेलेंट अमाउंट है, जो कि वो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स पे करेगा, विच इज ए, ठीक है। अच्छा, अब देख लो कि हम क्या कहते हैं, ए और A1 में डिफरेंस क्या है। A1 तो पहले ईयर पे हो गई, ठीक है, लेकिन उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बाद में इंक्रीमेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से हम ये सारी चीज की ए निकालेंगे। ए क्या है, जो हर साल के एंड में वो पे करेगा ही करेगा, वो क्या है, इक्विवेलेंट अमाउंट है, जो हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोबारा ए से हमने एफ निकाल लिया। वो कैसे निकाल लिया, पीछे वाले पेज, मैं आपको पेज दोबारा बता देती हूँ, जिसका मैंने भी पीछे गलत बोल दिया। तो पेज क्या है इधर, मेरा ख्याल है 38 मैंने निकाल लिया था, 40 था। या आप पीछे फिर भी एक दफा चेक कर लें, ठीक है। इक्वल वाला जो आपका था उसमें आएगा, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक है, जब आपने पीछे वाले किए हुए तो। अच्छा जी, ए से क्या निकल आया, एफ निकल आया। तो ये क्या है, जिसने हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई न्यूमेरिकल की। तो हमारे पास पूरी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसी हमारे लेक्चर नंबर 18 का जो एक और हेडिंग है, वो क्या है, टॉपिक है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है, बिल्कुल सिंपल चीज है। उन्होंने क्या कहा, लेट आई बी द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इस चीज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन आप एक दफा सुन ले। एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमिक्स की बात है,
तो आपने इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसमें प्राइस इंक्लूड होती है कि नहीं होती, नॉमिनल में होती है कि नहीं होती, बस फर्क क्या होता है, सिर्फ प्राइस का होता है, ठीक है। एक में हम प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट रेट का देख रहे होते हैं, एक में नहीं देख रहे होते। तो ये क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। आपने यहाँ पे खैर सिर्फ नाम यूज हुआ है, इसलिए आप बेशक पूरी डिटेल में ना जाएं, ठीक है। मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया कि नाम थोड़ा डिफरेंट क्यों इधर आ रहा है। लेट आई बी द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली हमें पता है क्या है कि हर साल के बाद हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये भी आपको पता है। बट इन प्रैक्टिस यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि असल में क्या होता है कि द कंपाउंडिंग में अगर लेस देन अ ईयर, ये मैंने आपको साथ साथ पहले भी चीज बता दी है, इसलिए आपको अब पता होगी कि मैंने आपको तब भी कहा था कि सिर्फ एनुअली नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कंपाउंडिंग कब हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, हर महीने बाद इंटरेस्ट रेट का पीरियड है, ठीक है। क्वार्टरली भी हो सकती है, यानी कि आफ्टर एवरी 4 मंथ्स आप क्या है इंटरेस्ट रेट उस पर लग रहा है, या सेमी एनुअली भी हो सकती है, यानी आधे साल के लिए 6 मंथ और 6 मंथ के लिए लगी है। जब ईयरली की बात करते हैं यानी हर एक साल बाद लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये सारी क्या है मैंने आपको बता दिया, क्वार्टरली 4 महीने बाद, हर सेमी एनुअली यानी 6 महीने बाद। कंपाउंडिंग मंथली मीन that the interest is computed at the end of every month, तो हर मंथ के बाद अगर हो तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग एनुअली नहीं बल्कि कंपाउंडिंग मैनुअली मंथली, सॉरी मंथली। देयर आर 12 इंटरेस्ट पीरियड्स इन अ ईयर, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो आपका जो कंपाउंडेड मंथली है वो कितना होगा, अगर एक साल के लिए निकालें, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने के लिए आप निकाल रहे हो, मंथली निकाल रहे हो, तो 12 महीने है, तो हर महीने के लिए फिर कितने बन जाते हैं, 12 इंटरेस्ट पीरियड्स आपके बन जाते हैं। अंडर सच सिचुएशन द फॉर्मूला टू कंप्यूट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज गिवन। अब यहाँ पे देख लो, बुक पे थोड़ी एडिटिंग हुई भी, आप इस वाले फॉर्मूला पे ना जाएं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के ये लिखा हुआ है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का जो फॉर्मूला है नीचे, तो आपने क्या कर लेना है, इसी वाले को क्या है यूज कर लेना है। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, ये R इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई सी होल पावर C माइनस 1। सी क्या है मैं आपको बता देती हूँ, सब बता देती हूँ, यही फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आएगा, इसको आप छोड़ दें, इधर बी जी वो आप नीचे डायरेक्ट देख लें, ठीक है। आई क्या है नीचे जो मैंने बताया उसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, सी क्या है द नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स इन अ ईयर, ठीक है। अब देखो जिस तरह नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स के लिए इन अ ईयर कितने बनेंगे, अगर मंथली है तो फिर हम देखेंगे कि 12 बनते हैं, क्वार्टरली है तो 4 बनते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है वो चीज है सी, और फॉर्मूला क्या है आर का, ये है, तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पुट करना है। जानते हो एडिटिंग हुई है, इसको रहने दें, ठीक है। अच्छा पहला तरीका क्या है, मेथड 1, नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स, ये इन्होंने क्या दिखा दिया, एक इन्होंने ले लिया न्यूमेरिकल, उसके थ्रू आपको दिखा दिया। मैं भी आपको यहाँ से बता देती हूँ, अ पर्सन इन्वेस्ट द सम ऑफ ₹5,000 इन अ बैंक, ठीक है। हमें पता चल गया कि उसने इन्वेस्ट किए, अभी इन्वेस्ट यानी अभी किए हैं, तो ये क्या आपकी है P5,000। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि एट द एंड ऑफ द ईयर इतने पैसे बने कि आप उसको एफ में डालो या जो भी, तो डायरेक्टली लिखा है इन्वेस्ट सम ऑफ ₹5,000, तो इट मींस दिस इज P एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। आई क्या है आपके पास 12%, ठीक है। इसको यूज कैसे करोगे, 12 डिवाइडेड बाई 100 करके, ठीक है। द कंपाउंडिंग इज क्वार्टरली, ये चीज आ गई, अब क्वार्टरली है, अब सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स नहीं है, ये आपके क्या है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने का तरीका है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, यानी कि क्वार्टर क्या होता है 4 मंथ्स के लिए, और कितने साल के लिए, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेच्योरिटी अमाउंट। मेच्योरिटी अमाउंट क्या होती है, एफ होती है, हमें पता है, ठीक है। अब द डिपॉजिट आफ्टर 10 ईयर्स, तो एन क्या है 10 ईयर्स है। अब हमारे पास P5,000 आ गया, एन 10 ईयर्स आ गया, I12 आ गया, एफ क्या है हमें फाइंड करना है। मेथड नंबर 1 क्या है कि हम देखें कि नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स पर ईयर कितने बनेंगे, 4। पहले हमारे पास तो टोटल 10 ईयर्स है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि पर ईयर कितने बनेंगे। पर ईयर क्या है, नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड क्या है, हर 4 महीने बाद आपने पे करना है, ठीक है। तो 4 को करो ना डिवाइड, 4 फिर 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको चेक कर लेना है। तो आपके टोटल मंथ्स हैं 12, तो ये इन्होंने क्या है कहा है क्वार्टरली है,
तो हम क्वार्टरली को कैसे निकाल लेंगे, हर 4 महीने बाद। 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स इन 10 ईयर्स, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ पर ईयर नहीं है, 4 हम निकाले, हमारे पास एंड 10 है, तो हम 4 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट पीरियड्स 10 सालों में कितने आ गए, 40। पहले तो हम सिर्फ 10 यूज कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि एनुअली था, कंपाउंडेड एनुअली था, हर साल बाद आप दे रहे थे, लेकिन आप क्वार्टरली दे रहे हो तो फिर हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पे, 40 आ गया, यानी हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ पीरियड्स है कैपिटल एन वो 40 आ गया। अब इंटरेस्ट रेट आपने कैसे निकालना है, इंटरेस्ट रेट पर क्वार्टर, इंटरेस्ट रेट आप कैसे निकालोगे पर क्वार्टर, ये जो भी मैंने आपको बात की 4 + 4 + 4 कर लो, वो इसलिए मैंने की कि ये देखो 12% क्या है आपका टोटल इंटरेस्ट रेट है, उसको आप करोगे क्वार्टर में, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 4, तो आपके पास 3% आएगा, यानी कि 12 का आपके पास क्या आ जाएगा, वो तो खैर मैंने ईयर्स का बताया था, ये यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट का है, कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए 3% आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी हर क्वार्टर पे जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है 3%। वही ये वाला पेज मैंने जो पहले आपको निकाल दिया था ना, वो ये था 38 पेज निकाल दिया था। अब दोबारा अगर हम निकालें 38, ये अब ये जो फॉर्मूला था ना ये सिंपल अप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें पता है हमें पी गिवन है जिससे हमने क्या निकालना है, एफ निकालना है, बिल्कुल सिंपल चीज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे 47 आई गेस, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखो बिल्कुल हमने सिंपल वो फॉर्मूला निकाल लिया और वैल्यूज पुट कर दी है। पी की जगह हमने 5000 लगा दिया है, 1 की जगह 1 प्लस आर, आर आप कितना है 3%, तो आप क्या करोगे 3 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि ये, और ऊपर अब कैपिटल एन आएगा, आपने जो साइज कैलकुलेशन की इसीलिए की है ना, अब सिर्फ 10 नहीं लगाना, अब क्या है उसको क्योंकि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 40 है तो इधर क्या आएगा 40, तो ये आपके पास क्या है पूरा आ गया। इसका एक और मेथड भी होता है, मेथड नंबर 2, उसमें आप सिंपल इफेक्टिव रेट का क्या करते हो, इसमें ये सारा पी को इतना निकालो 40 करो, ये वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड है। आर का आपने क्या निकाल लेना, जो फॉर्मूला मैंने बताया है जो यहाँ पे है, यहाँ पे तो एडिट हुआ हुआ है, ये वही फॉर्मूला, इसको आपने क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। अब ये क्या हो गया, R इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई सी, आई पे डायरेक्ट क्या है 12% लग गया, और C कितना है आपका 4 है, C तो आपको पता है कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऊपर भी 4 आ जाएगा, नीचे भी 4 आ जाएगा, -1, तो ये आपके पास कितना आ गया कि आपने क्वार्टरली को किस में कन्वर्ट कर लिया, एनुअली में, तो ये आपके पास है 12.55%। अब जब आपने निकालना तो एफ ही है ना, उन्होंने कहा मेच्योरिटी वैल्यू निकालना आफ्टर 10 ईयर्स, वही फॉर्मूला यूज करोगे, पी गिवन है 1 प्लस, अब आर की जगह क्या यूज करोगे, ये जो निकाल है सिंपल इस फॉर्मूला से, तो आर की जगह आपने उसको रेट को डिवाइडेड बाय 100 करके चेंज कर लेना है, ऊपर क्या आ जाएगा कैपिटल सॉरी एन है तो वो 10 आ जाएगा, और ये भी आपके पास सेम यही वैल्यू आएगी। आई थिंक दिस वन इज इजियर, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला से निकाल लो और बस डायरेक्ट वो पुट कर लो, ये खैर दोनों मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमारा कौन सा है हो गया, आज का जो लेक्चर था उसमें 2 टॉपिक्स थे, ये जो लास्ट है बिल्कुल इसमें सिर्फ ये है कि बेसिस आपके पास होती हैं ऑल्टरनेटिव्स, इतने सारे, अब आपको देखो ऊपर हमने आपको मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दिए, उसमें से कोई भी आप ले सकते हो, तो आप कौन सा लो, कंपैरिजन बेटर कौन सा है, ठीक है, वो कैसे लो जब आपने कोई प्रैक्टिकल डिसीजन करनी है, तो उन्होंने क्या कहा है कि इन सब में से कोई भी आप कर सकते हैं, जो कि क्या क्या मेथड्स हैं, प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ, एनुअल इक्विवेलेंट और रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है, इन सारों में अब ये इंटरेस्ट रेट की सारी चीजें यूज हो जाएंगी, और ये आगे मेथड्स होंगे जो कि अब मैं आपको नेक्स्ट जो भी हमारे होंगे उनमें ये सारा हम कवर करेंगे, ठीक है। अब ये लेक्चर नंबर 18 था, 19 के लिए आपका ये है प्रेजेंट वर्थ मेथड, तो 19 पूरे में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वर्थ मेथड, ठीक है जी। ये वाला आपका चैप्टर एंड का सही है, तो यहाँ पे जी आपका हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बस इस लेक्चर को प्रिपेयर करें और फिर साथ ही क्या है आपका नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाता है। थैंक यू, अल्लाह।